आइए आज महासागरीय धाराओं के बारे में, जिससे हम लोग ओशन करंट कहते हैं, आज इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो महासागरीय धारा या ओशन करंट इसे कहते किसे हैं। इससे आपके प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। संभवतः जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 17 या 18 के करीब जो है मेंस में ये क्वेश्चन आया भी है कि समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्री और मेंस दोनों के पर्पज से देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम महासागरीय धाराओं को देखते हैं कि ओशन करंट या महासागरीय धाराएं कहते किसे हैं, तो जब समुद्र का जल बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो प्रवाहित होता है एक सामान्य सी परिभाषा के अनुसार, तो उसे हम क्या कहते हैं, समुद्री धाराएं कहते हैं। एक लाइन की एक परिभाषा है कि सागरों में जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। तो जब समुद्र में जो जल होता है वो जल एक बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक एक निश्चित दिशा में साल भर जो प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुद्री धाराएं कहते हैं। ये जो समुद्री धाराएं होती हैं इनके उप प्रकार भी होते हैं। ये उप प्रकार क्या होते हैं, इनके 3 उप प्रकार होते हैं। आपका प्रवाह है, धारा है, विशाल धारा है, जिसे हम ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम कहते हैं। ये प्रवाह किसे कहते हैं, प्रवाह ये जब पवनों के वेग से समुद्र के ऊपरी सतह का जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब प्रवाहित होता है उसमें हम क्या कहते हैं, उसे प्रवाह कहते हैं। तो प्रवाह का मतलब है कि ये पूरा जलराशि गहराई से जो है लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है। इसमें पवन का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह के प्रभाव से जो पवनें बहती हैं उनके प्रभाव से समुद्र का जो ऊपर का सतह होता है उसका पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, जिसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। यह ड्रिफ्ट को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़े झील है या आपका तालाब है, उस तालाब में जो ऊपर का पानी झिलझिलाता रहता है पवन के प्रवाह की वजह से, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रवाह कह सकते हैं। तो सागरों में भी ऐसा होता है। तो सागरों में जो ऊपर की धारा जो सतह का पानी बहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। धारा किसे कहते हैं, धारा में एक बहुत बड़ी जलराशि एक निश्चित मार्ग पे एक निश्चित स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित दिशा में जब चलता है, तो जैसे नदी बहती है इस टाइप से ऊपर का भी जल रहता है, नीचे का भी जल रहता है। जब ये बड़ी मात्रा में एक जल चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धारा कहते हैं। तो धारा में केवल ऊपर का प्रवाह नहीं रहेगा, इसमें नीचे का पानी भी साथ में बहता है। लेकिन जब विशाल धारा कहते हैं स्ट्रीम, इसमें सागर का अत्यधिक मात्रा में बहुत बड़ी जलराशि जैसे एक नदी प्रवाहित हो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होता है, उसे विशाल धारा कहते हैं, जो बहुत बड़ी धाराएं जो है चलती हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो समुद्री धाराएं होती हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, एक प्रवाह, एक धारा, एक विशाल धारा, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। इन धाराओं के उत्पत्ति के कारण क्या है, यही प्रश्न पूछता है अक्सर। तो धाराओं की उत्पत्ति के इसके अलग अलग भूवेत्ताओं ने अलग अलग प्रकार से डिवीजन इसका किया है कि, लेकिन आप एक सामान्य रूप से ही आप इसे समझें और सामान्य रूप से इसे मेंस में भी लिखने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या है, उत्पत्ति के कारण, क्योंकि मेंस में समय कम रहता है और बहुत ज़्यादा हेडिंग डे नहीं मिलता है, तो आप उसे पॉइंट करके अगर लिखेंगे तो हमारे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप उसे हेडिंग के चक्कर में फंसते हैं तो हेडिंग में हमारा समय भी जाता है, लाइन भी छिकती है और थोड़ा आसानी से कभी कभी एग्जाम के प्रेशर की वजह से वो चीज़ें विद्यार्थी लिख नहीं पाते हैं। तो तरीका से बहुत अच्छा इसमें ये है कि आप उसे पॉइंट बना के अगर लिख दें तो आसानी से आप उसे समझ भी सकते हैं और आप उसे लिख भी सकते हैं। जब हम कहते हैं उत्पत्ति कारण में, तो सबसे पहले पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जो पृथ्वी का रोटेशन होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक टब लीजिए और उस टब में पानी भर लीजिए। अब पानी, और थोड़ा सा इमेजिन करिए कि टब की सतह जो है वो घूम रही है, हाँ, धीमे धीमे। तो स्वाभाविक अगर टब की सतह घूमेगी तो नीचे का पानी तो तल के सतह के संपर्क में है, जो नीचे का पानी है वो टब की तली है उसके टच में है, वो तो घूम रहा है, तो नीचे का पानी तो घूम जा रहा है। लेकिन ऊपर का, तो अगर टब जो है, इमेजिन करिए कि टब इस तरह घूम रहा है, तो ऊपर का पानी है तो टब ऐसे घूमेगा, ऊपर का पानी इस तरह घूमेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब धरती पश्चिम से पूरब घूमती है तो जो नीचे का जल है वो तो धरती के सतह के साथ घूम जा रहा है, लेकिन जो ऊपर का जल है वो पूरब से पश्चिम बहता है। तो अब इसके समझने के लिए आप इसका कोई उदाहरण या एग्जाम्पल, तो सबसे आसान एग्जाम्पल है, जैसे आप अटलांटिक महासागर में आइए तो जो उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पूरब से पश्चिम में क्यों बहती हैं, क्योंकि जब धरती नीचे का पानी धरती जो है पश्चिम से पूरब घूमती है तो पूरब से पश्चिम की ओर वो पानी इधर आता है। तो धरती पश्चिम से पूरब घूम रही है, धारा पूरब से पश्चिम जाता है।
क्योंकि नीचे का पानी सतह के टच में है और वो घूम जाता है, ठीक है, तो ऊपर का पानी विपरीत दिशा में आता है। इसीलिए क्या होता है कि जो अटलांटिक महासागर में अगर हम आते हैं तो अटलांटिक महासागर की धारा से आप समझने का प्रयास करिए कि वहाँ से जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा है और दक्षिण अटलांटिक महासागरीय धारा है, ये इन दोनों का प्रवाह किधर है, पूरब से पश्चिम की ओर है। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। दूसरा इसे कहते हैं कि पृथ्वी के प्रति कारणों में कि सागर से संबंधित कार्य जो होते हैं। अब सागर से संबंधित जो कारण होते हैं उसमें कौन कौन से कारण हैं, उसमें 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। तापमान है, लवणता है और घनत्व है, ठीक है, टेम्परेचर है, साइलेंटली है और डेंसिटी है। तो समुद्र का तापमान जब ज़्यादा होगा तो समुद्र का तापमान जब जहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है तो तापमान ज़्यादा होने से पानी फैलता है, और जब पानी फैलता है तो और जहाँ पे तापमान कम रहता है तो तापमान जहाँ कम रहेगा वहाँ घनत्व भी कम रहता है, तो ऐसे में क्या होता है, पानी बैठता है। तो जहाँ तापमान कम है वहाँ का तल नीचा हो गया और जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ तल ऊपर हो गया, तो ऊपर से नीचे की ओर बहाव होता है। इस वजह से भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। ऐसे लवणता को लेते हैं, जिन स्थानों पे लवणता या साइलेंटली या खारापन जिसे कहते हैं वो ज़्यादा रहेगा वहाँ का पानी बैठा रहता है, और जहाँ बैठने की प्रवृत्ति होती है, और जहाँ का खारापन कम होता है वह तल ऊपर रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब तल ऊपर रहेगा और जहाँ खारापन ज़्यादा है वो तल नीचा रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता है। तो ये खारापन की वजह इससे भी धाराओं की उत्पत्ति होती है, तापमान से भी और लवणता से भी। और तीसरा जो होता है घनत्व भी इसका मुख्य कारण होता है। जिस स्थान पे जल का घनत्व ज़्यादा रहेगा तो जल का घनत्व अगर ज़्यादा है तो वहाँ का ताप क्या होगा, वो पानी बैठता है, और जहाँ घनत्व कम है तल उठा रहता है। तो ऐसे में क्या है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो ये आपके सागर से संबंधित कारक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें तापमान है, लवणता है, घनत्व है, जिनके वजह से क्या होता है, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं वायु सागरीय कारक में तो इसमें वायुदाब है, पवने हैं, वर्षा है, इनको भी ले सकते हैं। अब जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा रहेगा क्योंकि धरती पर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो है आपका तापमान होता है, अलग अलग आर्द्रता होती है, अलग अलग वायुदाब होता है। तो जब अलग अलग स्थानों पे इनका प्रभाव जो रहता है तो उसके वजह से धाराएं भी प्रभावित होती हैं। जैसे अगर कहीं पे वायुदाब ज़्यादा है तो वायुदाब ज़्यादा होने की वजह से जलतल दबा रहता है, और जहाँ वायुदाब कम है वो उठा रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें जो है हमेशा ऊँचे जलतल से नीचे जलतल की ओर पानी का प्रवाह होता है। इसी प्रकार जो प्रचलित पवनें कहते हैं, प्रचलित पवनें भी कहीं ना कहीं धाराओं के बहने में सहयोग प्रदान करती हैं। अब जैसे आप इसको समझने के लिए आप व्यापारिक पवनों को, ट्रेड विंड को लीजिए, जरा सा वायुदाब वाला वो फिगर अपने दिमाग में लाइए या उस चैप्टर को खोलिए, और जब आप उसमें देखते हैं जो व्यापारिक पवनें हैं, जब व्यापारिक पवनों की जो दिशा है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती हैं, तो जब वो बहती हैं तो जो आपके जैसे अटलांटिक महासागर का मैंने भी एग्जांपल लिया, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो पवनें हैं, ये जो धाराएं आती हैं, तो जो ये हवा जब चलती है तो उन धाराओं को सहयोग प्रदान करती है। तो इससे क्या होता है, पानी आगे की ओर बह जाता है। तो ये जो आपकी प्रचलित पवनें होती हैं, जो अस्थायी पवनें होती हैं, प्रचलित पवन को ही अस्थायी पवन कहते हैं। तो अस्थायी पवनें जैसे मैंने व्यापारिक ट्रेड विंड का लिया, तो ट्रेड विंड आपको सहयोग किसमें करता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, या प्रशांत में आए तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा, इनको ये जो है क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन जब व्यापारिक पवनों में आते हैं, जैसे आपका गल्फ स्ट्रीम जो ऊपर जाती है, तो पछुआ पवनें जो रहती हैं उस ओर जाती है, तो वो गल्फ स्ट्रीम को आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि जो अस्थायी पवनें होती हैं, तो अस्थायी पवनें भी जो है धाराओं को बहने में सहयोग प्रदान करते हैं। एक वाष्पिका वर्षा, जिन स्थानों पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ का जलतल ऊंचा हो जाता है, और जहाँ वर्षा कम होती है जलतल नीचा रहता है, पानी का बहाव बनता है ऊंचे से नीचे की ओर। वाष्पीकरण को लेते हैं, जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है जलतल नीचा होता है, जहाँ वाष्पीकरण कम रहता है जलतल ऊंचा हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि ये सब जितने भी प्रभाव, चाहे वो तापमान है, चाहे वो लवणता है, चाहे वो घनत्व है, चाहे वो वर्षा है, चाहे वाष्पीकरण है, इन सब के कारण से जो तल में ऊपर नीचे होता है धाराओं का प्रवाह उसी दिशा में बह जाता है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से जो है समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब ये धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी धारा होती है, एक गर्म धारा होती है। अब ठंडी धाराएं कौन होती हैं? जितनी धाराएं ध्रुवों से उत्पन्न होंगी, पोलर से, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ से जो भी धाराएं उत्पन्न होंगी वो हमेशा ठंडी रहेंगी, और जितनी धाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होंगी
वो हमेशा गर्म रहती हैं। आप ध्यान दे लीजिए, आप नक्शे को अपने सामने रखिएगा और महासागरों को आप देखिएगा कि कौन कौन सी धाराएं हैं जो विषुवत रेखा से इक्वेटर लाइन से जो है ऊपर की ओर जा रही हैं और कौन कौन सी धाराएं हैं जो ध्रुवों की ओर से आ रही हैं, तो ये ठंडी होती हैं। तो ये गर्म और ठंडी, ये दो प्रकार की, मुख्य रूप से यही दो प्रकार आपका रहता है। और दो प्रकार की इन धाराओं में जितनी भी गर्म धाराएं हैं ये इक्वेटर लाइन से उत्पन्न होती हैं या भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, इसे ही 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और जब ध्रुवों की ओर से आते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जो धाराएं आती हैं वो हमेशा ठंडी रहती हैं। एक इनको भी ध्यान देना है। इनके आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं? आर्थिक लाभ के लिए जो है सबसे पहले ये धरती पर उष्मा का संतुलन बनाए रखने में सहयोगी होती है। ये धाराएं जो होती हैं, ये धाराएं अगर किसी स्थान पर गर्म धाराएं बह रही हैं तो वहाँ गर्मी की वजह से वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। जब पानी वेपराइज होगा, ऊपर से पानी ठंडा संग्रहण होगा, तेजी से वर्षा तो और जहाँ पे जैसे कभी कभी तो जहाँ ठंडी धाराएं बहती हैं वहाँ ठंडाहट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ शुष्कता का भी वातावरण बन जाता है। तो ऐसे में जो ठंडी और गर्म धाराएं होती हैं उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं पृथ्वी का संतुलन, जो उष्मा संतुलन बनाए रखने में ये धाराएं सहयोग प्रदान करती हैं। दूसरा इसे कहते हैं धाराओं की, जब धाराएं बहती हैं तो उन्हीं के सहारे सागरीय मार्गों का निर्धारण किया जाता है। अगर धाराएं पूरब से पश्चिम आ रही हैं और आप पश्चिम से उत्तर जाइए तो उन जहाज़ों में ईंधन ज़्यादा लगेगा। लेकिन धाराएं जिस दिशा में बह रही हैं और उसी दिशा में यदि हम चलते हैं तो स्वाभाविक है उसके द्वारा क्या होता है। लेकिन हाँ, इसको भी ध्यान रखिए, अगर जाएगा तो वापस भी आएगा, ये भी सही। लेकिन कहीं ना कहीं कि इन सागरीय धाराओं के सहारे हम समुद्री मार्गों का भी निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही जो बंदरगाह होते हैं उन बंदरगाहों के विकास या उनकी स्थिति के निर्धारण में भी ये धाराएं कहीं ना कहीं सहयोग करती हैं। जब ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं तो जहाँ पे ठंडी धाराएं, जैसे आपका गल्फ स्ट्रीम है, ऊपर से लैब्राडोर धारा है, दोनों जो है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका के पास का क्षेत्र है। और जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ क्या होता है, ज़बरदस्त कोहरा होता है और वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से फाइटोप्लैंक्टन नामक वनस्पति का जन्म होता है और उनको खाने के लिए छोटी मछलियाँ आती हैं, छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं, तो बहुत बड़ा मत्स्यन क्षेत्र बन जाता है। तो जहाँ भी ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं उससे एक मत्स्यन क्षेत्र का विकास होता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये हमारे कुछ लाभ थे, इन लाभों को भी हम देखेंगे। इसमें एक बात और आप ध्यान दे लीजिए कि जो आपका ये महासागरीय धाराएं होती हैं, इन महासागरीय धाराएं कहीं ना कहीं महाद्वीपों की जो स्थिति होती है, जो महाद्वीप के जैसे किसी तट का जो कटान होता है, तो जैसे आप ब्राज़ील की धारा लीजिए। जब ब्राज़ील की धारा कैसे बनती है, जब जब विषुवत रेखीय धाराएं आती हैं और पूरब से पश्चिम की ओर अब ब्राज़ील के तट से टकराती हैं तो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक शाखा नीचे आती है, एक शाखा ऊपर आती है। तो आखिर दो भागों में क्यों बटा? क्योंकि ब्राज़ील वाला जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा नुकीला है और वहाँ पे क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये जो तट के सहारे जो है भी धाराओं की स्थिति का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत कम शायद, क्योंकि जो 120 शब्द या 200 शब्दों में लिखना रहता है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले धाराओं को बताइए, आप उत्पत्ति के कारण को बताइए, आप उसके लाभ को बताइए और इस प्रकार से 120 शब्द का या 200 शब्द का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं